नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं साथियों। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो अपने आप को पढ़ सकता है ना, वो दुनिया में सब कुछ सीख सकता है। किस्मत मौका देती है साथियों, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 18 मई 2025, 18 महीनों के बाद राहुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहुदेव 18 साल बाद शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि राहुदेव की अपनी राशि भी है। राहुदेव यानी इच्छाओं का ग्रह, छाया का ग्रह, माया की दुनिया। राहुदेव ने इच्छा ग्रह, इच्छा है न माया, तो चराचर जगत में राहुदेव को मायावी ग्रह भी कहते हैं। राहुदेव अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, स्वरूप बदलने में माहिर है। कूटनीति, सोशल मीडिया, ग्लैमर, विदेश नीति, यात्रा, हर चीज को सीमा से परे प्राप्त करने की इच्छा राहुदेव है। अच्छा तो बहुत अच्छा और बुरा तो बहुत बुरा, इसके कारक राहुदेव है। प्लानर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, किसी चीज को मैनेज करना, गुप्तचर, जासूस, ये सारे काम राहुदेव के क्राइटेरिया में आते हैं। संपूर्ण तकनीकी क्षेत्र के ज्ञाता राहुदेव माने गए। यूं कह सकता हूं कि वर्तमान में चराचर जगत पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव है तो वो राहुदेव है। और राहुदेव 18 मई 2025 शाम 7:35 पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भाद्र नक्षत्र तीसरे चरण में स्वयं अपनी ही राशि, क्योंकि कुंभ राशि राहुदेव की राशि भी है, अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि पर राहुदेव का आधिपत्य माना गया है क्लासिक में। बृहस्पति देव के नक्षत्र में राहुदेव 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। 23 नवंबर 2025 के बाद दोपहर 12:22 राहुदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र शतभिता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ यानी स्वयं अपनी ही राशि में संचरण करेंगे। जिस समय राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उस समय का जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और लग्नाधिपति मंगल देव नीच राशि कर्क में भाग्य स्थान से संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव और राहुदेव का नवम पंचम योग है। शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव का द्विद्वादश योग है। बुध देव और राहुदेव का त्रिकादश संबंध है और राहुदेव और सूर्यदेव का चतुर्दशम संबंध है और मंगल देव और राहुदेव का षडाष्टक संबंध है। 20 जुलाई 2025 शाम 5:12 पर राहुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे और 21 सितंबर 2025 दोपहर 2:51 पर राहुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 23 नवंबर 2025 तक राहुदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और 23 नवंबर 2025 से शाम के समय से दोपहर के समय, जो भी मैंने टाइम आपको बताया है, राहुदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र नहीं सतभिसा नक्षत्र चौथे चरण में संचरण करेंगे। तो ये जो फलादेश है ये 2025 तक का रहेगा। 2026 का फलादेश जब 2026 प्रारंभ होगा तब मैं आपको बताऊंगा। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव 14 मई 2025 से मिथुन राशि में संचरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव है और नैसर्गिक शुभ ग्रह है 9 ग्रह में। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहुदेव जिस राशि में नक्षत्र में संचरण करते हैं उनका फल अवश्य देते हैं। इस समय राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में संचरण करेंगे और ये उनकी स्वयं की राशि भी है। और क्लासिक ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं, ऋषियों का ये संदेश है कि कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि की में जब संचरण करता है तो अति शुभ फल प्रदान करता है। मित्रों साथियों, आप राशिफल सुनना चाहते हैं और मैंने राशिफल लिखा है, लेकिन ये राहु है, अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है, अनकन्वेंशन ग्रह है, मायावी ग्रह है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत रहता है। तो मैं 5 से 7 मिनट आपका लेना चाहता हूं जिससे कि आपको बात समझ में आए। यदि आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको राशिफल समझ में आएगा कि मैं राशिफल क्यों बोला हूं। और आपको लगता है कि नहीं,
दाती महाराज हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, तो आप सब विद्वान हैं, तकनीकी के बादशाह है, यूट्यूब पे फॉरवर्ड का बटन है, आप फॉरवर्ड करके राशिफल पे चले जाना। लेकिन यदि आप ध्यान से सुन लोगे तो जिस सिद्धांत के बल पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं या राशि का फलादेश दूंगा तो आपको समझ में बहुत आ जाएगा। पुनः हृदय से दाती गुरु मंत्र के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर ज्योतिष है जो आपके सामने लेके आता हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं और मैं दावे नहीं करता हूं। मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, मैं दबाव कभी नहीं देता हूं। मेरे मित्रों साथियों, मैं सदा आपसे निवेदन करता हूं कि ये अलौकिक विद्या है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और इसका तारतम्यता बिना साधना के संभव नहीं है। न ये दावा का विषय है, न विवाद का विषय और न तर्क का विषय है। और मैं आप लोगों के सामने दावे करने नहीं आया हूं, अपने हृदय के भाव सनातन संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम, मेरा अनुभव शेयर करना आया हूं। मानना नहीं मानना ये दोनों ही आप पर निर्भर है। दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और मैं सदा कहता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। हां, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ना भयभीत हो, ना भ्रमित हो, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय मनुष्य के लिए संपूर्ण समस्याओं का कारण रहा है। भय और भ्रम से बाहर आई और जीवन के अनुभव के पास आई, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राहु को टटोलने की कोशिश करते हैं, राहु को जानने की कोशिश करते हैं, राहु को समझने की कोशिश, आखिर क्या है इनकी थ्योरी और क्यों है ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण। 4 ग्रहों के बारे में हम सबको जानना बहुत जरूरत है। शनिदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव और केतु देव। कभी भी जब वर्षफल की बात करेंगे तो इन 4 ग्रहों को देखेंगे, और जब मंथली राशिफल देखेंगे तो आपकी राशि अधिपति और सूर्य को देखेंगे, और रोज का देखना तो चंद्रमा को देखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये राशिफल इतना परिवर्तन है, ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि 18 साल के बाद राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में यानी अपनी राशि में संचरण करेंगे, और राहु और केतु मानव चेतना के आसपास ज्यादा रहते हैं। मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के बहुत ज्यादा निकट है राहु और केतु, और इनका सीधा संबंध हमारी चेतना से है। और ये दोनों छाया ग्रह अपना प्रभाव मानव पर बहुत अधिक डालती है। लेकिन एक खास बात जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती, और वो यह है कि दोनों ही आध्यात्म के केंद्र बिंदु भी है। ये दोनों ही ग्रह हमें जीवन की साधना की ओर भी अग्रसर करते हैं, भीतर की गहराई में डूबने का अवसर देते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है इनके बारे में अध्ययन, शोध की आवश्यकता। भारत के ऋषियों ने इन्हें छाया ग्रह कहा है, क्योंकि आकाश में ये दोनों बिंदु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां सूर्य और चंद्रपथ एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहुदेव और केतुदेव कहा गया है। छाया का अपना एक प्रभाव है, और मनुष्य की छाया हमेशा मनुष्य के साथ रहती है, बशर्ते जब आप खड़े हो वहां रोशनी हो, क्योंकि यही वो रोशनी है जो छाया का निर्माण करती है। यदि गहराइयों से समझे तो यही वो रोशनी है जो हमें ज्ञान भी देती है, हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद रहकर आभास देती है वो हमारे साथ है। असल में उसकी भूमिका हमारे जीवन में एक मात्र छाया का समान है। लेकिन रोशनी तभी बनती है या छाया तभी बनती है जब रोशनी को अपने भीतर प्रवेश होने से रोकते, क्योंकि समतल कांच की सतह कभी छाया नहीं बनती साथियों, क्योंकि वो रोशनी को अपने भीतर प्रवेश होने देता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान की रोशनी जब हमारे भीतर में प्रवेश कर हमारे अंतर्मन को ओतप्रोत कर देगी तो हम सांसारिक माया रूपी छाया में नहीं फंसते। और यही कारण है कि राहु मायावी तो है, लेकिन फिर भी आध्यात्म रूप से मनुष्य की चेतना के आसपास रहते हैं। जरूरत है बस उस रोशनी को अपने भीतर प्रवेश करने की, जो हमें छाया से मुक्त कर दे। और ये रोशनी का देने का काम करते हैं केतु देव। इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, ये विद्वानों का मत है। क्योंकि हमारी उपनिषद, हमारी शास्त्र, ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है कहानी और कथा के रूप में, क्योंकि जो कुछ भी मिला वो ईश्वर का प्रसाद है।
और मैंने जो कुछ भी आपके सामने रखा वो ईश्वर का प्रसाद और मेरा अनुभव है साथियों, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह जातक के आंतरिक स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और इन्हें समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को गतिमान करने में सहज हो जाता है। इन छाया ग्रहों को थोड़ा सा गहराई से समझ ले, अपने जीवन के आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं, क्योंकि राहु देव और केतु देव त्वरित फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। क्योंकि मैं राशिफल के आसपास आ रहा हूं, थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूं कि आप समझ ले। राहु केतु को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन की कहानी आप सबको पता है। समुद्र मंथन में शरभानु जो राक्षस था उसी का नाम राहु और केतु पड़ा है। ये कश्यप ऋषि के पुत्र है, हिरण्याक्ष की बहन सिंहिका की संतान है और सिंहिका का संबंध कश्यप ऋषि के वंशज से है। और कहते जब समुद्र मंथन हुआ, नारायण अमृत खाली देवताओं को बांट रहे थे। शरभानु ऋषि पुत्र भी था और राक्षस भी। उसे वेश बदलना का बड़ा ज्ञान था, वो साधना भी करता था और अध्यात्म का जानकार भी था। उसको अनुभव हुआ कि नारायण अमृत केवल देवताओं को दे रहे। उन्होंने रूप बदला और सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ गया। जब इसका ज्ञान सूर्यदेव और चंद्रमा को हुआ तो सूर्यदेव और चंद्रमा ने नारायण को संकेत दिया कि ये राक्षस है, शरभानु है, और वेश बदलकर देवताओं को हमारे बीच में आके बैठ गया। नारायण ने उसी समय सुदर्शन चक्र निकाला और शरभानु की गर्दन काट दी। जब तक अमृत अंदर चला गया था कंठ तक और गर्दन कटी, तो जहां तक अमृत गया, क्योंकि अमृत तो स्पर्श कर दिया, तो वो अमृत अमर हो गया। ऊपर का हिस्सा गर्दन वाला हिस्सा राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु। तो जहां अमृत आ गया वो तृप्त है और जहां अमृत नहीं पहुंचा वहां तड़प रह गई। और पिछले 50 सालों से मैंने ये शोध किया है कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से व्यक्ति को लापरवाह बना देता है और कॉन्फिडेंस बना देता है, क्योंकि उसके पास अमृत है। उसको परवाह नहीं किस बात की। उसका यह कहना होता है कि जो काम मैंने किया है उसका लाभ, उसका फल मुझे चाहिए। और केतु जिस घर में बैठता है उस भाव की उस व्यक्ति के भीतर में सदा तड़प रहेगी। यदि केतु लगन में है तो मान सम्मान की तड़प है, और केतु दूसरे भाव में तो वाणी की तड़प है, और केतु तीसरे भाव में तो साहस और पराक्रम की तड़प है, और चौथे भाव में आगे तो सुख की तड़प है, और पंचम भाव में विद्या और संतान की तड़प है। मतलब जहां केतु विराजमान होगा वहां तड़प रहेगी। यदि राहु लगन में विराजमान है, जातक की जन्म किसी भी राशि में राहु विराजमान है, व्यक्ति कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उसका मान सम्मान करते हैं क्योंकि वो बेपरवाह है अपने सम्मान से, क्योंकि उसका जीवन का एक हिस्सा तृप्त है। वो उसके प्रति उत्सुकता नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि फिर याद दिला रहा हूं कि ठीक उल्टा लगन में केतु विराजमान है, व्यक्ति को अपने आसपास मान सम्मान के प्रति अतृप्ति बनी रहती जीवन भर। चाहे कितना भी मान सम्मान उसको मिल जाए, हमेशा ज्यादा पाने की लालसा परेशान करती रहेगी। यही है राहु की माया। और माया तभी काम करती है जब केतु देव का स्थान राहु देव ले लेते हैं, यानी रोशनी के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उसके भीतर प्रवेश होने से रोकते हैं। यह है राहु की जो बातें। अब वापस आते हैं अपने विषय पर। इस वर्ष मुख्य रूप से ग्रह नक्षत्रों का जो राशि परिवर्तन, क्योंकि शनिदेव ने भी राशि परिवर्तन 29 मार्च को किया, 14 मई को बृहस्पति देव भी कर रहे हैं और केतु देव भी करेंगे। तो राहु देव, केतु देव, बृहस्पति देव, शनिदेव, इन 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, मैदानी ज्योतिष के ही हिसाब से बहुत कुछ उठापटक का संकेत मिल रहा है। पुनः याद दिला रहा हूं, 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि में, 18 मई को राहु देव कुंभ राशि में, और 18 मई को केतु देव सिंह राशि में। 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल देव का नीच राशि कर्क में संचरण। संपूर्ण ग्रह युगाओं की गणना करें और साथ में राहु देव का नवम पंचम संबंध भी है। यह समय संपूर्ण राष्ट्र को सतर्कता का, सावधानी का और एकजुट रहने का संकेत दे रहा, अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दुर्घटनाओं का संकेत है। प्राकृतिक प्रकोप बढ़ सकते हैं, हवाई दुर्घटनाएं, अग्नि से दुर्घटनाएं, शत्रु संबंधी परेशानियां, राजनीतिक उठापटक, धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी परेशानियों का संकेत देते हैं। ये उठापटक और तनाव का संकेत। वैसे नवम पंचम योग राष्ट्र को आर्थिक संपन्नता जरूर देगा। चाहे कितना भी उठापटक हो, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं। इस समय जिस तरह का माहौल है, इस माहौल से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है और उनकी मूल त्रिकोण राशि में
स्वयं राहुदेव का प्रवेश है। और मैं कहना चाहता हूं कर्म मजबूत होगा, विश्व भारत का लोहा मानेगा, भारत का वर्चस्व बरकरार रहेगा। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों की सीमाओं को लेकर 26 अप्रैल 2025 तक राष्ट्र को विशेष सावधान रहना होगा। राष्ट्र प्रगति करेगा, युवा प्रगति करेगा, युवाओं का प्रेम अपनी राष्ट्र के प्रति जगेगा। राष्ट्र के जो राष्ट्र शासन है, जो 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 सत्ता राज कर रही है, वो गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए अपना भंडार खोल देगी। और सीमाओं पे मजबूत हो, राष्ट्र समझौता नहीं करेगा, शासन समझौता नहीं करेगा, हमारी सेनाएं मजबूत होगी। क्योंकि शनिदेव 30 साल के बाद नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि, धर्म की राशि मीन में प्रवेश करे। शनिदेव बीपीएल श्रेणी के लोगों का प्रतिनिधित्व करते, गरीब लोगों का, पिछड़े लोगों का, जो मेहनती और परिश्रमी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं सच कहना चाहता हूं, सत्तापक्ष गरीब, निर्धन, पिछड़े वर्ग के लिए सब कुछ निछावर कर देगा, पूर्ण सहयोग करेगा, ऐसा ग्रह योगाओं का संकेत है। जी हां, सत्तापक्ष और विपक्ष में व्यर्थ का टकराव जरूर नजर आ रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि शासन बहुत मजबूत है। शासन राष्ट्र की संप्रभुता, समृद्धि के लिए सब कुछ निछावर करेगा। लेकिन विपक्ष भी शांत नहीं रहेगा, वो कहीं न कहीं टांग अड़ाई जरूर करेगा। मैं प्रजापिता ब्रह्मानी हूं, न ही मेरी राजनीति में कोई ज्यादा पकड़ है और न मैं राजनीति जानता हूं मैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी। इसलिए भाषा पर वर्चस्व वाले लोगों को काबू रखना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में 50 साल के आसपास इन ग्रहों के आसपास रहने का प्रयास किया। साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत लगाव है सनातन संस्कृति, दावे आते नहीं है, हर गलती से सदा हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। लेकिन ये समय फॉल्स इल्यूजन्स का नहीं हो, माया में नहीं फंसना है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने का है। साधना का अवसर मिला और इस विषय पर बहुत नजदीक तक जाता हूं, तभी कुछ बोलता हूं। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, प्राकृतिक प्रकोप की संभावनाएं बढ़ रही है। अग्नि कांड की घटनाएं हो, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, भूकंप हो, चाहे भूस्खलन हो, आदि की संभावना है। और इस बार बृहस्पति आने वाले 8 सालों के लिए अतिचार गति में रहेंगे। इस बार वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अतिचार गति में रहेंगे। तो बृहस्पति देव भी कई प्रतिकूलताओं का संकेत दे रहे। स्पेस में, आकाश में बहुत सी घटनाओं का प्रतिकूल संकेत नजर आ रहा है। जो वैज्ञानिक तकनीकी आकाश में है, उसमें टकराव बढ़ेगा। बहुत सी दुर्घटनाएं आकाश में नजर आ रही है। शनिदेव और राहुदेव द्विद्वादश योग में संचरण कर रहे हैं। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, धर्म के नाम पर किया गया अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द में कमी लाएगा। इसे बचना चाहिए। राष्ट्र न कोई बड़ा था, राष्ट्र न कोई बड़ा है और राष्ट्र न कोई बड़ा हो सकता, न होने की संभावना है। राष्ट्र प्रेम चाहिए। 18 मई 2025 राहुदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भाद्र तीसरे चरण में संचरण करेंगे और पुनः याद डालो कि पूर्व भाद्र नक्षत्र 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। यहां आपको बृहस्पति देव की फल मिलेंगे। दूसरा, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। होरा शास्त्र क्या संकेत रहा है वो मैं बताऊंगा। शनिदेव के उत्तम फल भी मिले। देखना बहुत जरूरी है कि आपकी जन्मकुंड में शनिदेव किस अवस्था में विराजमान, किन किन भावों के अधिपति है और उन पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, शुभ है या अशुभ है। ये अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो उस आधार पर राहुदेव आपको पूर्वा भाद्र नक्षत्र में संचरण कर शुभ फल प्रदान करेंगे। ये तो बात रही बेसिक की, नियम क्या कहता है। क्योंकि एक ही राशि के लोगों में कितने को अच्छे और कितने को बुरे फल प्राप्त होंगे। किसी को बुरे मिलेंगे और किसी को अच्छे अनुभव से गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहुदेव का जो मूल स्वभाव है वो किस प्रकार है। क्योंकि ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। शुभ ग्रहों के साथ उनके स्वभाव की अच्छाइयां और बुराई कमी होगी, लेकिन अधिकता या थोड़ा कम हो, लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बारिश की बूंदों को पृथ्वी पर गिरने पर रोक नहीं सकते, लेकिन छाता और छत उसे एक स्थान विशेष पर गिरने से अवश्य रोक सकता है। बारिश हो रही है, यदि हम छाता है तो कुछ बचा जाता है, या छत के नीचे गिरे हैं खड़े हैं तो उन बूंदों से बच सकता है। शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव छाता और छत जैसा ही है। जो घटना घटित होने से तो रोक तो नहीं सकते, लेकिन नुकसान कम हो इसका प्रयास कर सकते हैं। जहां तक राहुदेव की बात है, राहुदेव को जाने अपने प्रभाव के कारण जाते हैं। क्योंकि राहुदेव जिस व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेते हैं उसे फिर वो उसके स्वभाव में
नहीं रहने, जो स्वभाव उस व्यक्ति का है उस स्वभाव में राहुदेव उसे नहीं रहने देते। राहुदेव एक धुआं के समान है, व्यक्ति के जीवन में भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। मित्रों, यहां जो मैं राहुदेव के बारे में बताने जा रहा हूं, यहां बात अच्छाई और बुराई की नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आदत होती है कि वो जल्दी जल्दी कंक्लूजन निकाल लेता है कि फला चीज अच्छी है और फला चीज बुरी है, ये ग्रह फायदेमंद है और ये ग्रह नुकसानदायक है, बस ये जानकारी मिल जाए, बाकी जानकर क्या करना। लेकिन मित्रों, जब हम अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं ना, तो यहां सिर्फ ग्रहों की या ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य की बात भी कर रहा हूं। जब हम अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके लिए उसे जीवन में स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। फिर हमें गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, कब तक मेरे साथ चलेगा, मैं इस स्थिति से बाहर आ सकता हूं। यानी बजाय खुद को, वो ईश्वर और खुद को दोष नहीं देगा, व्यक्ति कर्म उन्मुख होगा, अपनी व्यक्तिगत स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा, सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जो भी बातें राहुदेव से संबंध रखती है, उनका अच्छा और बुरा होना आपकी जन्म कुंडली में उनकी प्लेसमेंट पर, उन पर अच्छे या बुरे ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करे। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो राहुदेव का मूल स्वभाव है। राहुदेव बहुत जल्दी रूप बदलते हैं, तेज बुद्धि वाले हैं, जिसे व्यक्ति को बहुत जल्दी भ्रमित कर लेते हैं, तत्काल प्रभाव में ले लेते हैं। और ये कारण है कि रातारात व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं और गरीब भी। वैसे जिन जातकों पर राहुदेव का प्रभाव अधिक होता है वे ख्याली पुलाव पकाते हैं, सूरज की रोशनी में सपने देखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यसनों से दूर रहना चाहिए, नशा आदि से दूर रहना चाहिए, कुकर्मों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यसन उसके अंदर इजीली आ जा सके। राहुदेव के प्रभावित एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ, नशा में लिप्त हो, जीवन व्यतीत कर रहा हो। दूसरे राहुदेव के प्रभाव दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो वर्तमान समाज की रूढ़ियों को दरकिनार करते हुए क्रांति फैलाने का काम भी कर सकता है। राहुदेव का काम है व्यक्ति को दूसरों से अलग दिखाना। वो अलग दिखाना अच्छा होगा या बुरा, ये व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्लेसमेंट और दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करेगी कि आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव किस राशि में विराजमान है, किस भाव पे विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्ट है, इस पर निर्भर करेगा। राहुदेव का एक स्वभाव डिस्टर्बेंस पैदा करना भी है, तो कुछ डिस्टर्बेंस आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती, लेकिन भाव के अनुसार सभी राशियों के लिए अलग अलग फलादेश होगा। मित्रों साथियों, आगे मैं 12 के 12 राशियों के आधार पर राशिफल की चर्चा करने जा रहा हूं, जो जनरल प्रेडिक्शन है, यानी आपकी चंद्र राशि के आधार पर, आपके लगन के आधार पर, संक्षिप्त ग्रह गोचरों की योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध के आधार पर है। लेकिन आप इन ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है वो विस्तृत सटीक रूप से आपकी अपनी जन्म कुंडली बताती है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप अपनी जन्म कुंडली से के आधार पर यह जानना चाहते हो कि आने वाले 18 महीने राहुदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, किस प्रकार का फल देंगे, तो आप मेरी टीम से बात करिए। देश में संचालित शनिधाम गौशाला ये टीम संचालित करता है, और शनिधाम गौशाला के जो कार्यकर्ता है वो आपसे संपर्क में आएंगे, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, पुरुष हो चाहे नारी हो, वृद्ध हो चाहे युवा। यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर डिस्प्ले आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क करके, कॉल करके, व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं स्वयं आपकी जन्म का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। साथ ही यदि आप अपने चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दाती गुरु मंत्र आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मैं अब राशिफल पे आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 12 के 12 राशियों के लिए क्या फल मिलेगा, क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन साथियों, ये मेरा निजी अनुभव है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका रहा है। मैं आपको आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपका समाज, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, सबके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। व्यक्तिगत आप अपने राहुदेव का प्रभाव जानना चाहते हो तो पुनः शनिधाम गौशाला के कार्यकर्ताओं के नंबर डिस्प्ले हो रहे, उनसे संपर्क करिए, अवश्य मैं आपके साथ आऊँ। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए राहुदेव का शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ और अपनी स्व राशि कुंभ में संचरण का क्या संकेत मिल रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए
राहुदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव सुख है, माता है, भूमि है, भवन है, वाहन है, संपत्ति है, आपका निजी प्रेम है, आपका निजी प्लेजर भी है। राहुदेव स्वराशि कुंभ चतुर्थ भाव में संचरण करे और बृहस्पति देव मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण। राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। शनिदेव मीन राशि पंचम भाव, शनिदेव राहुदेव का 2-12 का संबंध है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहुदेव का कुंभ राशि में संचरण की चर्चा करूं, विस्तार से राशिफल पर आऊं, ग्रह नक्षत्र की गणना के आधार पर फलादेश आपके सामने रखूं, उससे पहले मुझे वृश्चिक राशि के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जो मैंने इतना दिन पढ़ा है, कुछ चर्चाएं आपसे करना चाहता हूं। अद्भुत वृश्चिक जो राशि है वो अद्भुत राशि है। ब्रेन इंटेलिजेंस वृश्चिक राशि से सारी दुनिया पीछे रहती है, ठीक है। बहुत अच्छाइयां भी है तो कुछ बुराई भी मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ बुराइयां और कुछ अच्छाइयों के ताने बाने से बनी वृश्चिक राशि है। और जोडियक में 12 राशियों की चर्चा करूं तो सबसे इंटेलिजेंस राशि में 2 राशियों का स्थान है, पहली कुंभ राशि और दूसरा वृश्चिक राशि। आपकी सोचने और समझने की सीमा दूसरों से अधिक होती है। वृश्चिक राशि निस्संदेह बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें कुछ कमियां भी है जो इनकी अच्छाइयों को भारी पड़ती है, अच्छाइयों के ऊपर। जैसे लोग आसानी से कन्विंस नहीं होते हैं, तर्क वितर्क बहुत करते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह कि उनका स्मार्ट और रियलिस्टिक होना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कोरी बातें अच्छी नहीं समझ में आती, आपको केवल फैक्ट समझ में आते हैं। आपकी कलम शक्ति बहुत अच्छी है, यानी आपकी मन की शक्ति बहुत अच्छी है। आपके विचारों की ताकत, जिसका आप पॉजिटिविटी उपयोग करना जानते हैं, ये बहुत अद्भुत है। आप अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा समझदार हैं और ये एक कारण है कि आपका विजन, आपका गोल, आपकी प्लानिंग बहुत सटीक होती है। आप लॉयल है। आपकी ये लॉयल्टी सिर्फ काम, मित्रता और रिश्ते निभाने तक सीमित नहीं है, आप दुश्मनी और बदला लेने में भी लॉयल है। आपको कोई छेड़ देगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, ये भी मैं जानता हूं। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आप क्योंकि बहुत संवेदनशील है, आपकी संवेदनाएं बहुत गहरी होती है और ये एक कारण है कि धोखा देने और साथ देने वाले दोनों को आप कभी नहीं भूलते। आपकी सोच एक ढर्रे से अलग चलने की होती है, लीक से हटकर कुछ अलग करने की चाह आप में सदा रहती है। आप अपनी सोच को पॉजिटिवली यूज करते हैं तो आप खुश रहेंगे। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मक दृष्टिकोण से यूज करिए, आप भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। ये वृश्चिक राशि के बारे में मेरा कुछ अनुभव था। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए राहुदेव के कुंभ राशि में संचरण, चतुर्थ भाव में संचरण क्या संकेत देगा? वृश्चिक राशि वाले राहुदेव का कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में संचरण बृहस्पति देव का नवम पंचम योग है और शनिदेव केंद्र के मालिक होकर त्रिकोण में विराजमान है। केंद्र के मालिक कहां विराजमान है? तो त्रिकोण में। ये बहुत अद्भुत योग और राजयोग व्यवस्था बन गई। राहुदेव सदा वक्री चलते हैं, ठीक है। कुछ ऋषियों ने राहुदेव की दृष्टि को माना, कुछ ऋषियों ने नहीं माना, लेकिन मेरे 50-55 साल का ज्योतिष की यात्रा का अनुभव है कि मैंने दृष्टि को स्वीकार किया है। मेरे जो अनुभव में आया है, मैंने दृष्टि को स्वीकार किया है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। जब इनको हम स्वीकार करते हैं तो दृष्टि को स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? मैं दृष्टि न कहकर इसे छाया कहता हूं। बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक इसी प्रकार राहुदेव की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। फिर मैं कहूंगा दृष्टि नहीं कहकर मैं इन्हें छाया कहता हूं। दृष्टि की जगह छाया का प्रयोग करेंगे तो उत्तम रहेगा। राहु की जो छाया वो क्लॉकवाइज चलती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में विराजमान राहुदेव की पंचम छाया तुला राशि 12वें भाव पर रहेगी, सप्तम छाया सिंह राशि 10वें भाव पर रहेगी और नवम छाया मिथुन राशि 8वें भाव पर रहेगी। राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते उसी राशि की राशि अधिपति अनुसार फल देते हैं। वास्तव में आप धर्म की डगर पर चल रहे हैं और मानवीय नियमों का पालन कर रहे हैं। आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली, आपकी नीति नियम सिद्धांत उत्तम है। भले ही राहुदेव चतुर्थ भाव में अच्छे फल नहीं देता, लेकिन राहुदेव यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव स्वयं त्रिकोण पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, राशिदेव जिस राशि में बैठते हैं उस राशि अधिपति के अनुसार फल देने। तो ये जो राशि का संचरण है राहुदेव का, ये उत्तम लाभ और सफलता से भरा रहेगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में राहुदेव का संचरण, स्वयं की राशि भी उनकी कुंभ है। कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास उत्तम चाहिए। बस पवित्रता और परिशुद्धता का ध्यान रखिएगा।
सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई। कर्मों में शुद्धिकरण नहीं हुआ तो हाथ में कटोरा दे देगा, और कर्मों में शुद्धिकरण हुआ तो ये जो 18 महीना है राजा बना देगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, कारोबार के नए संबंध जुड़ेंगे और कारोबार में विस्तार का अवसर मिलेगा, और नौकरी और व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी कार्यशैली की वजह से, आपके निजी स्वभाव की वजह से पारिवारिक जीवन में उठापट और तूफान का संकेत मुझे मिल रहा है, उसमें लापरवाही। परिवार में समझौतावादी नीति नहीं अपनाई तो कष्ट सहन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहुदेव और बृहस्पतिदेव का नवम पंचयों में हो गए। बृहस्पतिदेव कहीं ना कहीं राहुदेव को कंट्रोल करते रहेंगे और आपकी आर्थिक, आपकी पारिवारिक और सामाजिक सुव्यवस्था को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है वृश्चिक राशि वालों, समझौतावादी नीति, तर्क से बनना, विवाद से बचना, अग्रेशन से बचना, शॉर्ट टेम्पर रहना, यह आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। आप विदेशों में रहते हैं, आपका कारोबार है, आपका नौकरी है, आपका कामकाज है, राहुदेव का चतुर्थ भाव कुंभ राशि में संचरण करना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। आपके पास कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर तनाव है, या आपके मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, निजी जीवन में उठापटक है, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, राहुदेव का संचरण आपके लिए सोने में सुहागा होगा। यदि आप परमानेंट वीजा चाहते हैं या ग्रीन कार्ड चाहते हैं, यहाँ राहुदेव आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। घूमने फिरने के उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको लंबी यात्राओं पे जा रहे थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि लंबी यात्राएं तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो घूमने फिरने की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे कारोबार की। हाँ, रात यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। रिश्तों को संभाल कर रखने की कोशिश करनी होगी। नौकरी में उच्च अधिकारियों से बना कर रखे और स्व अवलोकन जरूर करें। अपने आसपास के वातावरण ध्यान जरूर रखें। आप 100% सही है, लेकिन आपका कुलिंग, आपका साथी, आपका बॉस भी सही हो सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र को अपनाना है, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नौकरी में अच्छे उत्तम अवसर मिलेंगे, और नौकरी में कार्यस्थल पर व्यर्थ की जो राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे तो कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की गुणवत्ता और कार्य की उत्तम क्वालिटी की वजह से आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। परिवार के साथ समझौतावादी नीति आपको अपनाना पड़ेगा, परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा, अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि आप सही है, लेकिन आपका साथी भी सही हो सकता है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूर्ण उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान भी रहेगा, खान पान में परिशुद्धता रखिएगा। इसके साथ ही आप फिल्म इंडस्ट्री में है, आप पत्रकारिता में, आप मीडिया के क्षेत्र में है, आप खेल के मैदान में अच्छा खेल रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी जरूरी। रिश्तों को लेकर परिशुद्धता बहुत जरूरी है। ऐसा मोटा मोटा मेरा ये संकेत है। मेरी गणनाओं के आधार पर जब राहुदेव 18 मई से लेकर 23 नवंबर 2025 तक बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे, उसके बाद अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे और बाकी ग्रहों के साथ योगा और दृष्टि संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब क्या फल प्राप्त होगा? क्योंकि 23 नवंबर 2025 से राहुदेव अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे, चौथे भाव से। उस समय की स्थितियां थोड़ी अलग होगी, और बृहस्पति भी उस समय 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे। 18 मई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक क्या रखे सावधानियां, क्या करें उपाय कि समस्याओं से हम बचें, थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ जगह पर जहां तक मैं देख रहा हूं, मेरे अनुभव के आधार पर राहुदेव का ये राशि परिवर्तन आपकी कार्यशैली के अनुसार, आपकी वैचारिक कार्यशैली के अनुसार थोड़ा सा सावधानी का संकेत भी दे रहा है। कार्य, व्यवसाय, नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपके अग्रेशन की वजह से। आपका तुनक मिजाजी, आपका तुरंत गुस्सा आ जाना, क्रोध करना, कार्यस्थल पर झंझटों करना, यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। लेकिन धन लाभ, कार्य में उन्नति, रोजगार के साधन, व्यापार, इस सब को लेकर यदि आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो सफलता आपका दामन चूमेगी। लेकिन धन लाभ और कार्य की उन्नति के लिए कठिन संघर्ष तो करना पड़ेगा, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। लेकिन विवादित सौदों में किया गया पूंजी निवेश नुकसान देगा। परिवार में अनावश्यक मतभेद ना हो, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। सरकारी मामलों में किसी तरह का उद्दंडता आपको नुकसान दे सकती है। आप जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो,
चाहे सेल टैक्स हो या और भी किसी तरह का जो सरकारी मामले हो, सरकारी मामलों में लापरवाही नुकसान देगी। सरकारी मामलों में सावधानी बरतें। लेकिन आपके मित्र, आपके साथी, आपके उच्च अधिकारी, आपके बॉस आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। मित्र और पारिवारिक सहयोग से धन की प्राप्ति के साधन उपलब्ध रहेंगे। उलझनों के बावजूद ही आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक स्रोत खोलेंगे, नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्य सफलता के लिए अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। संतान संबंधी थोड़ी सी समस्याओं का संकेत मुझे नजर आ रहा है। यदि आप परिवार को साथ लेकर चलते हैं और जीवन साथी के साथ मनमुटाव नहीं करते तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुनः याद दिलाता हूं, जमीन और संपत्ति से जुड़े कार्यों में हानि का प्रबल संकेत है। विवादित सौदों से अपने आप को दूर रहना बहुत जरूरी है। डरा नहीं रहा हूं वृश्चिक राशि वालों, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। लेकिन भूमिवान की प्राप्ति होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन की प्रबल संभावना है। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन मिल सकता है, डूबा हुआ धन मिल सकता है, नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और साधना की ओर मन अग्रसर होगा और ऑकल्ट के प्रति आपका झुकाव रहेगा। विशेष सावधानी क्या है? शत्रु पक्ष परेशान कर सकता है, शत्रु पक्ष से सावधान रहना बहुत जरूरी है। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करिए। चल और अचल संपत्ति खरीदते समय विशेष सावधानी बरते। सरकारी और कानूनी दावपेच में उलझनों की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। कोर्ट कचहरी के मसलों से अपने आप को दूर रखें और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें। आवास परिवर्तन ना करें। आप ईमानदार है, ये जग जानता है, क्योंकि वृश्चिक राशि बहुत ईमानदार राशि, लेकिन ईमानदारी अपनों से वसूल ना करे, यानी कि अपने साथियों के साथ तलखी नहीं करे। इस बात का पुनः ध्यान रखें। क्या उपाय करें? ये जो राशि प्रति वृश्चिक राशि वालों के लिए हो रहा है, नियम बना ले। वृश्चिक राशि के लोग हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और हनुमान जी के श्री चरणों में भी शुद्ध देसी घी, ये 2 दीपक आपको 18 महीना जलाना ही जलाना है, सुबह और शाम। 40 दिन, 18 दिनों में 40 दिन, फिर 6 महीना छोड़कर 40 दिन और फिर 6 महीना छोड़कर 40 दिन। जैसे 18 मई से लेकर लगातार 40 दिन, फिर 6 महीना नहीं, उसके बाद फिर 40 दिन, फिर 6 महीना नहीं, उसके बाद फिर 40 दिन। श्रद्धानुसार जो हर रोज गौशाला या गरीब आदमी को दान देना उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, निश्चय प्रेम प्रत्यय विनय करे सन्मान, तई के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ध्यान रखिएगा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, यदि हर रोज एक पाठ ब्रह्म मुहूर्त में रोज संकट मोचन या बजरंग बाण का करते हैं तो कष्ट और परेशानी आपको स्पर्श नहीं कर सकती। हर मंगलवार को हनुमान जी के श्री चरणों में सिंदूर में चमेली का तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। मंगलवार के दिन शुद्ध देसी घी से भी हनुमान जी का अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा, सिंदूर मिलाकर। महीने में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी का निवारण हो जाएगा। और मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक कलेश से मुक्ति मिलेगी। किसी भी मंगल महीने में एक बार, किसी भी मंगलवार के दिन जटा वाले 8 नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ना मनाएं। मित्रों, साथियों, ये संपूर्ण जो फलादेश है, ये ग्रह गोचरी जो संचरण है, ग्रहों के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए राहुदेव का कुंभ राशि का संचरण प्रभाव, ये सभी जातक जातिकाओं के लिए जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन आप ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है वो विस्तृत रूप से, सटीक रूप से जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली बनानी पड़ती है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का जो डीएनए होता है वो आपका होता है और जन्म कुंडली आपका डीएनए है। साथियों, आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर यह जानना चाहते हैं कि आने वाले 18 महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को लेकर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या फल प्रदान करेंगे। तो इसके लिए आप मेरी टीम से बात करिए। शनिधाम गौशाला की टीम आपको ये सारी जानकारी देगी, चाहे आप देश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी, वृद्ध हो, चाहे युवा। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, जो नंबर डिस्प्ले रहे हैं, उस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं स्वयं आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। और आपको लगता है कि मेरे राशिफल और ये आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। मित्रों, साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे, समृद्धिशील रहे। महादेव और शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। यह अनुभव मेरा था, यह आकलन मेरा था, और मेरे से कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे।
मेरी आराध्य शनिदेव के श्री चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों,
फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।